इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं क्लास 10th के फिजिक्स का गेस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाला है। उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो सीरीज आगे चल रही है उसी सीरीज को आगे चलिए बढ़ाते हैं देर किए बिना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो आपका जवाब होगा प्रतिरोध का संयोजन जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहला देख लेते हैं इसमें श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, पहले प्रतिरोध का अंत वाला सिरा जो है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी क्रम में आगे जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के ऐसे क्रम के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे फिगर में देख रहे होंगे कि R1 का अंतिम सिरा R2 के प्रथम सिरा से, R2 का अंतिम सिरा R3 के प्रथम सिरा से इस तरह से लगातार जोड़ा जाता है। तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इसमें सेकंड, तो समानांतर क्रम संयोजन क्या है, यानी समानांतर संयोजन क्या है। ऐसा संयोजन जिसमें अनेकों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए तो ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे अनेकों प्रतिरोध ले लिया जाता है तो उसमें अनेकों सिरा एक बिंदु पर है, उसका दूसरा सिरा, पहला सिरा सभी का पहला सिरा एक बिंदु पर है, सभी का दूसरा सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देख रहे होंगे कि समानांतर में संयोजन हुआ है R1 R2 R3। इसमें एक सिरा सभी का एक सिरा ए बिंदु पर है, सभी का एक सिरा बी बिंदु पर जोड़ दिया गया है। R यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध है तो इसका सूत्र हो जाता है 1/R बराबर होता है, अब यहाँ 3 गो प्रतिरोध है तो 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस ये प्लस है बराबर प्लस है फिर 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे ऊपर R गलती से लिखा गया उसको R समझेंगे 1 समझेंगे। तो R का यहाँ पे एक समतुल्य प्रतिरोध है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है लघु पथन किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा कभी कभी गर्म और ठंडा तार आपस में सट जाता है। देखे होंगे कभी कभी ठंडा और गर्म तार या लाल तार और ब्लैक तार आपस में क्या होता है, सट जाता है और प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है जिससे अधिक प्रवाहित होने लगती है, जिससे धारा जो होती है अधिक प्रवाहित होने लगती है। हमें धारा छूट गया है तो धारा अधिक प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, हिंदी में इसे लघु पथन कहते हैं। अगला है अतिभारण या ओवरलोडिंग क्या है। तो आपका जवाब होगा विद्युत परिपथ में बहुत से ऐसे उपकरण जुड़े होते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है। इन उपकरणों से जब एक ही समय धारा प्रवाहित होने लगती है तो परिपथ आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगती है। तो इस घटना को अतिभारण या ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ध्यान देंगे जब परिपथ में बहुत सारे उपकरण को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिनकी शक्ति क्या होती है वो ज़्यादा होती है, और इन उपकरणों से जब एक ही समय अधिक धारा जब प्रवाहित होने लगती है तो परिपथ आवश्यकता से अधिक जब धारा खींचने लगती है तो इस घटना को अतिभारण कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपका जवाब होगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है जिससे कि टंगस्टन का वाष्पन को रोका जा सके। यानी निष्क्रिय गैस भरने से टंगस्टन वाष्पित नहीं होता है, इसीलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन रेडॉन जेनॉन ये सब गैसें क्या की जाती है, भरी जाती है जिससे टंगस्टन पिघल ना सके। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज क्या है, यानी फ्यूज जो बना होता है विद्युत उपकरण में वो फ्यूज क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है। तो आपका जवाब होगा विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है
जो अति भारण से परिपथ की सुरक्षा करती है या रक्षा करती है। विद्युत फ्यूज जो है जब अधिक का होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है तो विद्युत फ्यूज गल जाता है और घर में लगा सारा उपकरण क्या होता है, बंद जाता है। तो आगे देखेंगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा, जब किसी खास समय तक धारा एक ही दिशा में और उतना ही समय तक धारा उसके विपरीत दिशा में बारी बारी प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा प्रवाहित होने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। फिर से देख लेंगे। जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में और उतना ही समय तक धारा उसके विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो, तो ऐसे प्रवाहित होने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे फिगर में देख रहे होंगे कि खास समय तक नीचे फिर ऊपर प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो देखे होंगे कोई भी चालक पदार्थ जो है उसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका एक गुण होता है जिससे उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, तो उसे ही प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे आर्स द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम का फिगर जो होता है उल्टे देखे होंगे, उल्टा जो घैली होता है उसी तरह का होता है। इसे संकेताक्षर में इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जो फिगर में आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, यानी चालक तार की लंबाई पर भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, यानी तार के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। जितना तार पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होता है और तार पतला होगा तो प्रतिरोध का होता है, बढ़ जाता है। तीसरा है, तार की प्रकृति पर। तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चालक की प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी चालक पदार्थ जिस तरह के होगा उसकी प्रकृति जिस तरह की होगी उसी तरह का प्रतिरोध उसमें उत्पन्न होता है। चौथा है, चालक तार के ताप पर, यानी चालक पदार्थ के तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, तापमान घटने से प्रतिरोध का हो जाता है, घटता है। बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा कि प्रति इकाई ताप की वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि हो जाती है। प्रति इकाई ताप की वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि हो जाती है, जिसे प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। जो चालक पदार्थ होता है जिसे धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि हो जाती है, जिसे प्रतिरोध का ताप गुणांक कहा जाता है। यानी प्रति इकाई ताप की वृद्धि, ताप बढ़ने से चालक पदार्थ में प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि हो जाती है, जिसे प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखेंगे ओम का नियम क्या है। तो आपका जवाब होगा, ओम का लॉ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ध्यान देंगे। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम में हम लोग बात करेंगे। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरे के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ध्यान देंगे, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरे के बीच का
विभवांतर का, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा का होता है, समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I होता है। और यहाँ कांस्टेंट डाल देते हैं तो V बराबर I R हो जाता है, R कांस्टेंट है, R बराबर हो जाता है V बटा I बराबर, या I बराबर कह सकते हैं V बटा R एक नियतांक है। तो इस तरह से इसका फार्मूला भी याद रखेंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसी तरह क्वेश्चन जो है आगे हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आज का इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करने का गुण रखता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करने का गुण रखता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। पहला होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो इसमें बात करेंगे विद्युत आवेश का गुण। तो विद्युत आवेश के गुण में बात करेंगे समान आवेश आकर्षित करता, समान आवेश जो होता है ये प्रतिकर्षित करता है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। प्रकाशित हो गया है वहाँ पे ध्यान देंगे, आकर्षित करता, प्रकर्षित नहीं करता है, कि समान आवेश जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है होगा। दूसरा है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसका SI मात्रक कूलम होता है, इसे प्रायः Q द्वारा सूचित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। अगला है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में जो प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह जो की दर जो होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसे A मीटर द्वारा मापा जाता है, यानी विद्युत आवेश धारा को A मीटर द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत धारा को A मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एम्पियर क्या है। तो एम्पियर जो है जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो जाए तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाएगा। 1 एम्पियर बराबर हो जाता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड फार्मूला याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय विभव क्या है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की मात्रा उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहलाता है। यानी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, याद रखें विद्युतीय विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, यह एक अदिश राशि है। अगला है दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा कि विद्युत परिपथ में यदि हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो तो वैसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। यदि विद्युत परिपथ में धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। इसे संक्षेप में DC कहते हैं, जैसे फिगर में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि जब प्रकाश किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु से टकराती है तो वह वस्तु द्वारा शोषित हो जाती है या पार कर जाती है या लौट जाती है,
तो प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के सतह से टकराती है, वस्तु के सतह से टकराती है, तो वस्तु द्वारा या तो शोषित हो जाती है या पार कर जाती है या उसे टकरा कर लौट जाती है। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। फिगर में देख सकते हैं। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है। पहला हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा नाक, गला, कान आदि के बीमारियों को जांच करने में। बड़ा अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, वाहनों के अग्र द्वीप में तथा सर्च लाइट एवं टॉर्च में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो आपका जवाब होगा उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस द्वारा जो भी किरणें आपतित होती है वो अनेकों दिशाओं में फैल जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपनी अवयव 7 रंगों में बंट जाता है। तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बंटने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में बंटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो अगला चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में आज आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन है आज इतना ही। 100% पक्का गारंटी होगा कि आपके एग्ज़ाम में इस फिजिक्स के गेस क्वेश्चन से 100% आएंगे। जय हिंद, जय भारत।